बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में 3 भाई बहन एक छोटे से किराए के घर में रहा करते थे। तीनों भाई बहन अनाथ थे। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बहन कविता ने ही अपने घर को संभाला था। वह अपने दोनों छोटे भाई बहन को सारी खुशियां देना चाहती थी, इसीलिए वह रात दिन मेहनत करती थी। वह गांव के ही एक बुटीक में काम करती थी। कविता बुटीक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती थी ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और अपने भाई बहन को सारी खुशियाँ दे सके। ऐसे ही एक दिन बुटीक पर एक औरत आती है और बुटीक के मालकिन से कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए एक ऐसा गाउन चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। कविता, इधर आओ। देखो, इन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए एक गाउन बनवाना है। ये जैसा कह रही है वैसा गाउन बनना पॉसिबल है क्या? देखो तो। आंटी जी, बताइए आपको आपकी बेटी की शादी के लिए कैसा गाउन बनवाना है? देखो, इस तरह का गाउन मुझे चाहिए। वह औरत कविता को बताती है कि उसको कैसा गाउन चाहिए। कविता जो वह बताती रहती है उसे स्केच करती है और जब स्केच बनकर तैयार हो जाता है तो उस औरत को वह स्केच बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक बार बताया और तुमने उसे पेपर पर उतार दिया। मुझे तो सेम टू सेम ऐसा ही गाउन चाहिए। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। कविता, सच में मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आता है तुम उसे खुश कर ही देती हो। मेरे बुटीक पर जो भी कस्टमर आता है वो खुश होकर ही जाता है। अगर तुम न होती तो न जाने मेरे बुटीक का क्या होता। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारा प्रमोशन करने वाली हूँ और तुम्हारी सैलरी भी 2 गुना हो जाएगी। कविता यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि उसका प्रमोशन भी हो जाएगा और उसकी सैलरी भी 2 गुना होने वाली है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने दोनों भाई बहन के लिए शाम को जाते वक्त मिठाइयाँ लेकर जाती है। कविता अपने भाई बहन को वह खुशखबरी सुनाती है। तीनों भाई बहन बहुत ही खुश थे। कविता बुटीक पर जाकर वह गाउन बनाने में जुट जाती है। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह गाउन बनकर तैयार हो जाता है। बस थोड़ा बहुत ही काम रह जाता है। कविता, तुम जानती हो ना, हमें यह गाउन 2 दिन बाद देना है। 2 दिन में यह गाउन का काम फिनिश हो जाना चाहिए। कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे ये क्या, बातों बातों में मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। मुझे 2 दिन के लिए काम के सिलसिले से बाहर जाना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे बुटीक की जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अच्छे से संभाल लेना, ठीक है बेटा? ऐसा कहकर कावेरी अपने पूरी बुटीक की जिम्मेदारी कविता को देकर चली जाती है और कविता अपने काम में लग जाती है। बुटीक पर काम करने वाली 2 बहनें पायल और नेहा कविता से बहुत ही ज़्यादा जलती थी और जब कावेरी बुटीक की पूरी जिम्मेदारी कविता को देकर जाती है तो दोनों बहनें जल बुनकर राख हो जाती हैं। बुटीक पर हमें 1% की भी इज्जत नहीं मिलती। जब देखो तब कविता 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 ये अच्छा करती है, कविता वो अच्छा करती है, कविता कितना अच्छा डिजाइन बनाती है, कविता ये कविता वो। ये कविता नाम सुन सुनकर तो मैं पक चुकी हूँ। जब देखो तब इस कविता की बच्ची की ही तारीफ होती रहती है। हाँ पायल, तू बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी इस कविता का बहुत ही गुस्सा आता है। नेहा, तू रुक, मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है इस कविता की बच्ची से पीछा छुड़ाने का। पायल ऐसा कहकर कुछ देर के लिए बुटीक से बाहर चली जाती है और वापस आकर कविता से कहती है,
अरे कविता, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तुम जल्दी जाओ वहाँ पर, उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी। क्या पायल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, वो तो इस समय स्कूल में होता है। देखो कविता, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम जानो तुम्हें जाना है वहाँ या नहीं जाना है। वैसे तो बहुत बताती रहती हो, मेरा भाई मेरी बहन, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अब क्या हुआ? कविता अपने भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सब काम धाम छोड़कर बुटीक से बाहर निकल जाती है। कविता दौड़ते दौड़ते अपने घर पर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कविता उनके स्कूल जाती है। कविता स्कूल में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसके दोनों भाई बहन पढ़ रहे थे। उन्हें सही सलामत देखकर कविता के जान में जान आ जाती है। मुझे पता था मेरे भाई बहन बिल्कुल सही सलामत है, वो कुछ नहीं। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलने के लिए आ गई। कविता अपने दोनों भाई बहन को मिलकर वापस बुटीक पर आ रही थी तो बुटीक को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा बुटीक आग के हवाले हो चुका था। बुटीक के अंदर जो भी सामान था वो सब जल चुका था। पायल, नेहा, ये क्या हो गया? बुटीक के अंदर कैसे आग लग गई? हमें कुछ भी नहीं पता कि बुटीक के अंदर कैसे आग लगी। वैसे भी बुटीक की सारी जिम्मेदारी तो तुझ पर थी। बुटीक के अंदर जो भी सामान था वो सब जल चुका है। मैंने मालकिन को फोन कर दिया है, वो बस आती ही होंगी। कविता, ये तुमने क्या किया? आखिर तुम मेरे बुटीक में आग कैसे लगा सकती हो? अगर पायल और नेहा ने देखा नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतनी मासूम भोली दिखने वाली लड़की ने मेरे बुटीक में आग लगा दी। मैंने तुम्हें किस चीज में कमी की? बेटी जैसा प्यार दिया, हमेशा तुम्हारी तारीफ की, और तुमने ये सिला दिया। मेरे बाहर जाते ही मेरे बुटीक को आग के हवाले कर दिया ताकि तुम अपना एक अलग बुटीक खोल सको। मैंने तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं की, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ कविता, बताओ। कावेरी आंटी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं बुटीक को आग लगाना क्या, ऐसा सोच भी नहीं सकती। पायल ने मुझे कहा कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उसे देखने गई और वापस आई तो ये सब। पायल, कावेरी आंटी को सब कुछ सच बताओ। मेरी बेटी का गाउन बन गया क्या? देखिए, बुटीक में आग लग गई है। आपकी बेटी का गाउन तो बन गया था, लेकिन बुटीक को आग लगने की वजह से वो जल गया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल मेरी बेटी की शादी है और आज तुम कह रही हो कि गाउन जल गया है। अगर कल तक मुझे मेरी बेटी की शादी का गाउन नहीं मिला ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। कल तक मुझे मेरी बेटी का गाउन या फिर 10 लाख रुपए चाहिए। कविता, सुन रही हो ना? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब ये नुकसान तुम ही भरोगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये नुकसान तुम्हें ही भरना होगा। कावेरी आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि मैं कितनी ज़्यादा गरीब हूँ। मैं अपने भाई बहन का पालन पोषण किस तरह से करती हूँ। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है जिसे बेचकर मैं इतने ज़्यादा पैसे आपको दे सकूँ, और वह गाउन एक दिन में तैयार भी नहीं हुई। आंटी, मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए। पायल और नेहा, आप दोनों को मुझे बर्बाद कर कर क्या मिला? क्या? कविता बहुत ही ज़्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बुटीक मालकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वह दोनों जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था।
कविता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि वह कल तक 10 लाख रुपए कैसे जमा करे। वह रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? जी अम्मा जी, बताइए क्या काम करना है। बेटा, कुछ समय पहले मैंने इस जमीन के नीचे एक चांदी का सिक्का रखा था। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जमीन की खुदाई कर सकूं। क्या तुम मेरे लिए जमीन की खुदाई कर सकती हो? कविता बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। कविता से उस बूढ़ी औरत का दुख देखा नहीं जाता और वह जमीन की खुदाई करना शुरू कर देती है। बहुत समय खुदाई करने के बाद भी उसे चांदी का सिक्का नहीं मिलता, बल्कि उसे उस जमीन में एक पोटली मिलती है। अम्मा जी, मुझे आपका चांदी का सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन खुदाई करते समय यह पोटली मिली है। कविता के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है। बूढ़ी औरत को परी के रूप में बदलता देख कविता चौंक जाती है। तभी वह परी कविता से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो तुम्हें यह पोटली मिली है। मैं यह पोटली लेने के लिए कब से पृथ्वी पर आ रही हूँ, लेकिन मुझे यह पोटली नहीं मिल रही थी। तुम्हारी वजह से मुझे यह पोटली मिली है। यह कोई मामूली पोटली नहीं है। इस पोटली के अंदर जादुई गाउन के जादुई बीज हैं। हम परीलोक में जादुई गाउन की खेती करने के लिए यह जादुई बीज डालते हैं। जादुई गाउन के खेती के बीज? परी जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कविता, तुम्हारी वजह से मुझे ये जादुई गाउन के बीज की पोटली मिली है। इसमें से मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ। तुम इसे जमीन में डाल देना। उसके बाद जादुई गाउन की खेती हो जाएगी और उस खेती में जो भी गाउन होंगे वो सब जादुई गाउन होंगे। उस जादुई गाउन से तुम कुछ भी मांग सकती हो और वह गाउन बेच बेच कर भी तुम अपना और अपने भाई बहन का पालन पोषण कर सकती हो। इतना कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। परी के कहने पर कविता अपने आंगन में वह बीज डाल देती है और सुबह उठकर देखती है तो जादुई गाउन की खेती हो चुकी थी। बहुत ही सुंदर गाउन लग चुके थे। यह दृश्य देखकर कविता और उसके भाई बहन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसके बाद कविता जादुई गाउन को लेकर कावेरी के पास चली जाती है और कहती है, कावेरी आंटी, आपको मेरी बातों पर तो विश्वास नहीं था कि मैंने बुटीक में आग नहीं लगाई। मैं आपसे नहीं जलती। आपको ये जादुई गाउन सब सच बता देगा। जादुई गाउन, कावेरी आंटी को सब सच बता दो कि उस दिन बुटीक में क्या हुआ था। कविता के इतना कहने पर जादुई गाउन कावेरी को सब दिखा देता है कि उस दिन पायल और नेहा ने कविता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और बुटीक के बाहर भेजा और फिर पायल और नेहा ने किस तरह से बुटीक में आग लगा दी। यह सब नज़ारा देखकर कावेरी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वह कविता से माफ़ी भी मांगती है और उसके बाद पायल और नेहा को पुलिस के हवाले कर देती है। उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है और अब कविता कावेरी के बुटीक में काम नहीं करती। वह जादुई गाउन की खेती से मार्केट में गाउन बेचा करती थी। जादुई गाउन की खेती के गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जिसकी मदद से कविता और उसके भाई बहन बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और वह अमीर हो जाने के बाद भी गरीब, दुखी, परेशान लोगों की मदद करते हैं और तीनों भाई बहन एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को
लाइक कमेंट ज़रूर करिए।